अमेरिका ने पनामा में अपना कमांडर भेजा है। वहीं दूसरी तरफ कावेरी इंजन के लिए एक बड़ा बदलाव हो रहा है। क्या इंजन अब भारत अपने घर में ही तैयार कर लेगा? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने अपने साउदर्न कमांड के कमांडर एडमिरल एल्विन होल्सी को पनामा भेजा है। इस यात्रा का उद्देश्य पनामा नहर के आसपास सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है और इसे चीन के प्रभाव से बचाना था। अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये कदम पनामा नहर को चीन के प्रभाव और कंट्रोल से सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। ये घटना तब हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि चीन पनामा नहर को संचालित कर रहा है। हमने इसे चीन को नहीं बल्कि पनामा को दिया था और अब हम इसे वापस लेंगे। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी हाल ही में पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की थी और चेतावनी दी थी कि अगर स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिका आवश्यक कदम उठाएगा। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि हांगकांग की एक कंपनी जो नहर के दोनों छोर पर प्रमुख बंदरगाहों का संचालन करती है, चीन के प्रभाव को बढ़ा रही है। इस बीच चीन ने इन दावों को झूठ करार दिया और कहा कि अमेरिका ही नहर पर फिर से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पनामा नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से 70% से अधिक जहाज अमेरिकी बंदरगाहों की ओर जाते हैं। अमेरिका इसे अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण 1989 का अमेरिकी आक्रमण है, जिसे ऑपरेशन जस्ट कॉज के नाम से जाना जाता है। उस समय अमेरिका ने पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगो को हटाने और पनामा नहर पर अपने प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। नोरिएगा पर मादक पदार्थों की तस्करी और अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप था। 20 दिसंबर 1989 को शुरू हुए इस आक्रमण में अमेरिका ने 27,000 सैनिक भेजे, जिसमें नोरिएगा को गिरफ्तार कर लिया गया और पनामा में अमेरिकी समर्थित सरकार की स्थापना की गई। ये घटना अमेरिका की उस नीति को दिखलाता है जिसमें वो अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग कर सकता है। वर्तमान स्थिति उस इतिहास की याद दिलाती है। हालांकि इस बार सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव का उपयोग किया जा रहा है। नहर को चीन के प्रभाव से बचाना है और यही वजह है कि कमांडर की यात्रा हो रही है। कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिक्रिया में चीन कह रहा है कि ये जो दावे हैं ये दावे झूठे हैं। और आपको बता दूं, ऐतिहासिक तौर पर इस तरीके की चीजें हो चुकी है। इसलिए पनामा ने इस दबाव के जवाब में कहा है कि वो चीन के साथ अपने BRI को कंटिन्यू नहीं करेगा, जिसे अमेरिका ने एक जीत के रूप में देखा। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति मुलिनो ने ट्रंप के नहर वापस लेने के दावे को खारिज करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ये घटना अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को भी दिखलाता है, खासकर लैटिन अमेरिका में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा को लेकर। अमेरिका का पनामा में कमांडर भेजना और नहर को सुरक्षित करने की कोशिश उसके रणनीतिक हितों को बनाए रखने की नीति का हिस्सा है। 1989 का आक्रमण इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपने हितों के लिए कठोर कदम उठा सकता है। वर्तमान में ये सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक और दबाव पर केंद्रित है, लेकिन ये दोनों देशों के बीच तनाव को उजागर करता है। ये साझेदारी और प्रतिस्पर्धा का एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कावेरी इंजन 2.0 भारत के स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम का एक नया चरण है। ये इंजन गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का हिस्सा है। मूल कावेरी इंजन जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की शक्ति प्रदान करना था। हालांकि ये 81 से 85 kN थ्रस्ट की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका और साल 2008 में तेजस से अलग कर दिया गया। अब कावेरी 2.0 के साथ GTRE का लक्ष्य 55 से 58 kN का एक नया कोर इंजन बनाना है, जो बाद में 90 kN से अधिक थ्रस्ट के साथ एक पूर्ण टर्बोफैन इंजन में बदलेगा। ये इसे अमेरिकी F404 यानी कि 84 kN और F414 98
केएन इंजनों के बीच की दक्षता को प्रदान करेगा जो वर्तमान में तेजस में उपयोग होते हैं। कावेरी 2.0 का विकास 2030 के मध्य से अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ये इंजन तेजस MK-1A और MK-2 जैसे विमानों में विदेशी इंजनों को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसका एक प्रमुख फीचर फ्लैट रेटेड प्रदर्शन है, जिसका मतलब है कि ये उच्च तापमान या तेज गति में भी स्थिर शक्ति प्रदान करेगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता नीति के तहत एक बड़ा कदम है जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करेगा। कावेरी इंजन की कहानी को समझने के लिए 1960 के दशक में HF-24 मारुत विमान का उदाहरण महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HF-24 मारुत को भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए डिजाइन किया था। इसे ब्रिटिश ऑर्फियस 703 इंजन से शक्ति मिली जो 21.6 kN का थ्रस्ट उत्पन्न करता था। हालांकि भारत ने इस इंजन को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, लेकिन टेक्निकल सीमाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की कमी के कारण ये प्रयास असफल रहा। परिणाम स्वरूप मारुत की क्षमता सीमित रही और 1980 के दशक तक सेवा से बाहर हो गया। यह घटना भारत के लिए एक सबक थी कि स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी विकसित करना कितना चुनौतीपूर्ण है। कावेरी इंजन का मूल संस्करण भी इसी तरह की समस्याओं से जूझा। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों ने टेक्नोलॉजी सहायता को लिमिट कर दिया, जिसके बाद भारत को स्वयं का अनुसंधान करना पड़ा। मूल कावेरी ने 46 kN का ड्राई थ्रस्ट और 70 kN का वेट थ्रस्ट हासिल किया, लेकिन ये तेजस की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं था। अब कावेरी 2.0 के साथ भारत उस इतिहास से सीखते हुए एक मजबूत कदम उठा रहा है और माना जा रहा है कि भारत इस बार कोशिश कर रहा है कि सफल हो सके। कावेरी 2.0 का ड्राई वेरिएंट पहले ही 58 से 51 kN थ्रस्ट का सफल परीक्षण कर चुका है, जो इसे मानव रहित हवाई वाहनों जैसे कि घातक के लिए उपयुक्त बनाता है। अब इसमें आफ्टर बर्नर जोड़कर थ्रस्ट को 90 kN तक बढ़ाने की योजना है। ये इंजन न केवल तेजस बल्कि भविष्य के एमका के लिए भी उपयोगी हो सकता है। वैसे इस परियोजना में फ्रांस की सेफ्रॉन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी को सहायता मिल रही है। कावेरी इंजन 2.0 भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम का एक नया अध्याय है। HF-24 मारुत की असफलता और मूल कावेरी की चुनौतियों से सबक लेते हुए ये परियोजना टेक्निकल तौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। यदि साल 2030 तक ये सफल होती है तो भारत न केवल अपनी वायुसेना को सशक्त बनाएगा बल्कि वैश्विक स्तर पर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेगा। और भारत के लिए जो एमका परियोजना है, उस एमका परियोजना के लिए भी ये बेहतर होगा कि भारत फिर उस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। एक बार अगर भारत ने इस इंजन को बना लिया तो भारत की बहुत सारी समस्याएं झटके से हल होनी शुरू हो जाएंगी और मुख्य रूप से क्षमता है कि फाइटर जेट बनाने की क्षमता अपने पास ही होनी चाहिए। एमका MK-1 और एमका MK-2 दोनों के लिए 2 चरण विकसित किया जाएगा और कहा जा रहा है MK-1 में जी का F414 यानी 98 kN थ्रस्ट का उपयोग होगा जो तेजस MK-2 में भी होगा। वहीं एमका MK-2 में 110 kN से अधिक थ्रस्ट वाला एक शक्तिशाली इंजन होगा जिसे DRDO के गैस टरबाइन और फ्रांस के सैफ्रॉन के साथ विकसित किया जाएगा। इसका पहला प्रदर्शन 2025 में एरो इंडिया शो में एक पूर्ण स्तरीय मॉडल के रूप में हुआ है। ये विमान 6.5 टन ईंधन और 1500 kg हथियार आंतरिक रूप से ले जा सकेगा। 5500 kg बाहरी पेलोड की क्षमता होगी। इसमें AI आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली और एडवांस फीचर भी होंगे। तो एक तीर से भारत कई सारी चीजों को साधने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।